इंडिया में पिछले 10 सालों में 80 से भी ज़्यादा पेपर लीक्स हुए हैं। Another malpractices again being reported in the NEET UG examination. So after 2024 NEET controversy of paper leak and malpractices, now in 2026 as well. इंडिया की एक भी मेजर सिटी लिवेबल नहीं है, कहीं पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर गंदगी, और इकोनॉमी की तो बैंड बजी हुई है। The Indian rupee has just hit a record low against the US dollar, and while currency markets can often sound like distant business page jargon, this one matters directly to ordinary Indians. लेकिन इस माहौल में भी रूलिंग पार्टी पर ज़्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि इंडिया का मेजर अपोजिशन बहुत ज़्यादा वीक है। और इंडिया का अपोजिशन इतना ज़्यादा वीक क्यों है, उसी को आज के इस वीडियो में जानते हैं। साल 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को 282 सीट्स मिलती है आउट ऑफ 543, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट्स मिलती हैं, और कांग्रेस बुरी तरीके से ये इलेक्शन हार जाती है। और तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी इंडिया के मेजर अपोजिशन का रोल निभा रही है। इंडिया में कई सारी पार्टीज हैं, लेकिन जब भी लोकसभा इलेक्शंस की बात आती है तो हमारे सामने सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, बीजेपी और कांग्रेस। और हम सब ये भी जानते हैं कि डेमोक्रेसी में अपोजिशन का क्या रोल होता है, और उसे कांग्रेस पार्टी ठीक से नहीं निभा रही है, और वो उसमें अनसक्सेसफुल रही है, क्योंकि रूलिंग पार्टी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता है। जैसे जब 2019 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे तो कांग्रेस को सिर्फ 55 सीट्स मिलती है, और इस बार भी बुरी तरीके से कांग्रेस इलेक्शन हार गई थी। अब कांग्रेस जो बार बार इलेक्शन हारती आ रही है, इसके रीजंस मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए थे। एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो लगा दूंगा, आप बाद में इस वीडियो को देख सकते हैं। अब कांग्रेस के बार बार हारने के पीछे राहुल गांधी भी जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी की दादी और पिता दोनों ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, यहाँ तक कि उनके पर नाना तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। इसलिए राहुल गांधी के लिए पॉलिटिक्स में एंटर करना बहुत ही आसान था। इसलिए आज भी उनके ऊपर कई सारे सवाल उठाए जाते हैं कि वो पॉलिटिक्स के लायक है भी या फिर नहीं। और अगर आज भी आप राहुल गांधी को एज अ अपोजिशन लीडर देखोगे तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। हर साल कोई ना कोई पेपर लीक का मामला सामने आता है, उसके ऊपर राहुल गांधी बात तो करते हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी के खिलाफ जाकर कोई ठोस एक्शन नहीं लेते हैं। और जब उनके पास पावर थी भी तो भी वो अपने वादे से मुकर गए थे। इसे हम एक इशू से समझ सकते हैं। साल 2018 के राजस्थान इलेक्शन से पहले राहुल गांधी कुछ ये कहते हैं, आप हाथ जोड़ के अपना कर्जा माफ करने को प्रधानमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से कहते हो, और वो लोग आपसे कहते हैं नहीं, किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। लेकिन जब 2018 में कांग्रेस राजस्थान की इलेक्शन जीत जाती है तो भी 4 साल बाद राजस्थान में कुछ नहीं बदलता। राहुल गांधी अपने वादे नहीं निभाते हैं, और किसानों के जो लोन्स थे वो माफ़ नहीं किए जाते हैं। बस शॉर्ट टर्म लोन माफ़ किए गए थे, वो भी उन्हीं किसानों के जिन्होंने कॉर्पोरेटिव बैंक से लोन लिए थे मैक्सिमम 2 लाख का। बट मेजॉरिटी किसान इस ब्रैकेट में आते ही नहीं थे। इसलिए राहुल गांधी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो उनसे कुछ नहीं होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत ही पुरानी बात है, अब राहुल गांधी ने कम बैक कर लिया, और काफ़ी हद तक ये बात सही भी है। साल 2022 में राहुल गांधी शुरू करते हैं भारत जोड़ो यात्रा। ये यात्रा 150 दिनों तक चलती है, जहाँ पर राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल चलते हैं और कई फार्मर्स, लेबरर्स, फैक्ट्री वर्कर्स और स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं और सभी की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। और 30 जनवरी 2023 को ये भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुली कंप्लीट होती है, और लोगों का भी इस यात्रा पर बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। और इन सब चीज़ों की वजह से साल 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस को 99 सीट्स मिलती है, जो कि पिछले बार यानी कि 2019 के कंपैरिजन में डबल हो चुकी थी। अब राहुल गांधी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि उनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं राहुल गांधी के ऊपर एक डिटेल केस स्टडी वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब कांग्रेस के बार बार इलेक्शन हारने के पीछे एक रीजन रीजनल पार्टीज भी है। रीजनल पार्टीज वो पार्टीज होती है जो कि सिर्फ स्टेट लेवल पर ऑपरेट करती है और सिर्फ लोकल एंड रीजनल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। जैसे कि महाराष्ट्र में है शिवसेना, तमिलनाडु में है डीएमके, वेस्ट बंगाल में है टीएमसी, और भी कई सारी रीजनल पार्टीज हैं पूरे इंडिया में। अब जो रीजनल पार्टीज होती है वो एक स्टेट या फिर रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है, और जो नेशनल पार्टीज होती है वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए जब भी बात लोकल डेवलपमेंट की आती है तो उसको रीजनल पार्टीज बेटर तरीके से हैंडल कर पाती है। और इसलिए जब भी स्टेट इलेक्शंस होते हैं तो लोग रीजनल पार्टीज को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं रादर देन नेशनल पार्टी, और इसका इम्पैक्ट हमें डायरेक्टली इलेक्शंस पर भी देखने को मिलता है। इस इंडिया के मैप को देखो, जो ऑरेंज कलर में स्टेट्स हैं वहाँ पर बीजेपी आज डायरेक्ट रूल कर रही है, और जो ब्लू कलर में स्टेट्स हैं वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल कर रही है। मीन्स इंडिया की मेजर अपोजिशन पार्टी सिर्फ आज 4 स्टेट्स में डायरेक्ट रूल कर रही है, और बाकी जगह पर या तो रूलिंग पार्टी है या फिर रीजनल पार्टीज रूल कर रही है। और आज ये हाल है इंडिया की मेजर अपोजिशन पार्टी का। अब जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनके बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो नेशनल लेवल पर एक मेजर अपोजिशन के रूप में हमें देखने को मिले, क्योंकि वो सिर्फ एक स्टेट पर ही फोकस करती है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये सारी रीजनल पार्टीज और इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ मिलकर एक अलायंस क्यों नहीं फॉर्म कर लेते हैं, ताकि वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ एक मेजर अपोजिशन बन सके।
तो देखो ऐसा हुआ भी था साल 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के पहले। साल 2022 में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें 28 पार्टी शामिल थी। जो पार्टीज आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सारी पार्टीज इस इंडिया अलायंस में शामिल थी। और साल 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में इंडिया अलायंस को 234 सीट्स मिलती है और एनडीए को 293 सीट्स, जिसमें से 240 सीट्स तो सिर्फ बीजेपी की थी। और अलायंस फॉर्म करने के बाद भी अपोजिशन ये इलेक्शन हार जाती है। और तो और 28 पार्टी मिलकर भी सिर्फ एक पार्टी यानी कि बीजेपी को सीट्स के मामले में हरा नहीं पाती है। अब ये जो अलायंस फेल हुआ था इसके कुछ रीजंस थे, जिसमें से सबसे पहला इशू था लीडरशिप को लेकर। अलायंस तो फॉर्म हो चुका था, लेकिन ये कभी क्लियर ही नहीं किया गया कि इस अलायंस का लीडर कौन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया की मेजर अपोजिशन पार्टी है, इसलिए राहुल गांधी इस अलायंस के लीडर बन सकते थे। लेकिन अलायंस में के कई सारे लोग कन्विंस ही नहीं थे कि राहुल गांधी इस अलायंस के लीडर बने, इसलिए कभी ये क्लियर ही नहीं किया गया कि इस अलायंस का लीडर कौन है। सेकंड इशू था सीट शेयरिंग को लेकर। इस अलायंस में जितनी भी पार्टीज थी वो ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स हमारे पास हो, और इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया की मेजर अपोजिशन पार्टी है, इसलिए वो चाहती थी कि सबसे ज़्यादा सीट्स हमारे पास हो। और इसी की वजह से पार्टीज के बीच में आपस में टेंशन क्रिएट होना शुरू हो गए और ये अलायंस फेल हो गया। तीसरा इशू था आइडियोलॉजी को लेकर। इस अलायंस के कुछ पार्टी फोकस करती थी कास्ट पॉलिटिक्स पर, तो कुछ रीजनल इश्यूज पर, तो कुछ लेफ्ट विंग थी, तो कुछ सेंट्रिस्ट थी, जिसकी वजह से ये अलायंस एक कॉमन नैरेटिव नहीं सेट कर पाया पूरी इंडिया के लिए, जिस वजह से लोगों का सपोर्ट उन्हें नहीं मिलता है और ये अलायंस फेल हो जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी और आपके समय के लिए शुक्रिया।